मैं स्मिता महेश्वरी, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है अव्यय, टॉपिक नंबर 13। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अव्यय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम अव्यय, अवधन, अधन व्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय, अभी हम अव्यय में आपको समझाऊंगी ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक में कितना भी परिवर्तन हो जाए उस शब्द में परिवर्तन नहीं होता, वो शब्द क्या कहलाता है? अव्यय। अव्यय को इसलिए हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे सीता अभी यहाँ थी, राम अभी यहाँ था, मम्मी अभी यहाँ थी। लिंग वचन के में परिवर्तन हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ। इसी तरह क्रिया में परिवर्तन हुआ, यहाँ थे, यहाँ थी, हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ। अभी अभी तो सेम ही रहेगा। ऐसे ही सारे, जैसे तब, तुम तब बाजार गए थे, राम तब बाजार गया था, सीता तब बाजार गई थी। स्त्रीलिंग भी हुआ, पुरुष भी लिंग हुआ, लेकिन तब तब वैसे की वैसे ही रहा। इसलिए हम कहते हैं अव्यय अविकारी शब्द होते हैं जो कि लिंग, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, वचन एक वचन हो, बहुवचन हो, पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, कोई भी पुरुष हो, कारक काल में परिवर्तन होने के पश्चात भी इनमें परिवर्तन नहीं होता। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम अव्यय कहते हैं। अव्यय और क्रिया विशेषण। अव्यय और क्रिया विशेषण, अव्यय किसे कहते हैं? जो अविकारी शब्द होते हैं जो कि लिंग, वचन, कारक काल में परिवर्तन होने के पश्चात भी अव्यय शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। क्रिया विशेषण क्या है? अव्यय का भेद है। क्रिया विशेषण एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका विस्तृत अध्ययन हम एक अलग से इसकी वीडियो बनाएंगे और उसमें करेंगे, जो अगला वीडियो होगा। अब मैं बताती हूँ अव्यय और क्रिया विशेषण को अलग से क्यों बताया जा रहा है। क्रिया विशेषण, अव्यय क्या होता है? अवयव तो सभी सेम होते हैं जो कि बदलते नहीं है लिंग, कारक, पुरुष, वचन के अनुसार। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। विशेषण का काम क्या है? विशेषण, चाहे वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता हो या क्रिया की विशेषता हो, विशेषण का काम क्या होता है? हमेशा विशेषता बताना। अब इसमें क्रिया विशेषण है तो क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया, क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। जैसे निम्नलिखित अवयव क्रिया की विशेषता नहीं बताते। अब वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ अवयव ऐसे होते हैं जो क्रिया की विशेषता नहीं बताते हैं, जैसे कालवाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय, दिशावाचक अव्यय और स्थितिवाचक अव्यय। कालवाचक अव्यय जो समय का बोध कराते हैं, जैसे आजकल, किंतु, परंतु, कब, तब से, नित्य, जब से, सदा से, अभी अभी, आजकल और कभी इत्यादि। जैसे अब से ऐसी बात नहीं होगी, ऐसी बात सदा से होती रही है। इनमें कोई क्रिया की विशेषता नहीं बता रहे, तो ये क्रिया विशेषण अवयव नहीं है। स्थानवाचक अव्यय, ऐसे स्थान का बोध होता है जहां, यहाँ, वहां, इससे स्थान का बोध होता है। जैसे यहाँ, वहां, कहाँ, यहाँ से, वहां से, इधर उधर, ये क्या है? स्थानवाचक अवयव है। जैसे वो यहाँ नहीं है, इस तरह के स्थानवाचक अव्यय कहलाते हैं। स्थानवाचक नाम से सिद्ध हो रहा है कि स्थान का बोध हो रहा है। कालवाचक में नाम, काल का मतलब होता है समय, इसमें समय का बोध होता है, काल का बोध होता है। इसलिए हमें हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको समझने के लिए भाव की आवश्यकता होती है। यह हमारी मातृभाषा है। इसको हमेशा, अगर हम भावपूर्ण तरीके से इसको समझेंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ कि अवयव को आप 1 या 2 बार ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, वीडियो को आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप भाव से समझेंगे। तो अगर आप भाव से नहीं समझेंगे तो आपको हिंदी का कोई भी टॉपिक कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमारी मातृभाषा का सम्मान करें, इसको भाव से, सम्मान से समझने की कोशिश करें। ये आपका स्तर हमेशा ऊंचा उठाएगी, आपको गर्व महसूस कराएगी हमेशा। दिशावाचक अवयव, इससे दिशा का बोध होता है। जैसे इधर, उधर, किधर, दूर, परे, अलग, दाहिने, बाहिने, आओ, पाओ, आर पार। इन शब्दों में क्या होता है? क्रिया की विशेषता नहीं बताई जाती। स्थितिवाचक अवयव, नीचे, ऊपर, तले, सामने, बाहर, भीतर इत्यादि। ये अवयव बताने का मकसद ये था कि निम्नलिखित अवयव क्रिया की विशेषता नहीं बताते हैं। अव्यय के भेद, क्रिया विशेषण अव्यय, अव्यय संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये इनके जो भी बड़े टॉपिक हैं, जैसे क्रिया विशेषण है, और भी एक और टॉपिक और है, संबंध बोधक है, ये सब समुच्चय बोधक है। इन सबको मैं विस्तृत बताऊंगी और जरूरत पड़ेगी तो आगे भी मैं नई एक वीडियो और अलग से बना दूंगी सिर्फ इन टॉपिक्स के ऊपर, ताकि आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो जाए। अव्यय के भेद, क्रिया विशेषण अव्यय।
जिन शब्दों से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरे शब्दों में जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है, वह वहां टहलता है। राम अभी टहलता है। देखो इसमें आपको दो चीज समझ में आएगी कि राम धीरे धीरे टहलता है, सीता धीरे धीरे टहलती है, वह धीरे धीरे टहलता है। देखो मैंने परिवर्तन किया, पहले राम और सीता स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का प्रयोग किया तो भी धीरे 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 एक जैसा रहा। क्रिया क्रिया क्या होती है? विकारी होती। क्रिया हमेशा इस वचन कारक के अनुसार बदलती है, लेकिन अव्यय कभी भी लिंग वचन कारक कारक काल के अनुसार नहीं बदलते। अवयव हमेशा एज इट इज रहते हैं, वैसे की वैसे रहते हैं। जैसे राम के स्थान पे अगर मैं सीता भी लगा दूंगी तो धीरे धीरे जो अव्यय है वो सेम रहेगा। उसी तरह राम वहां टहलता है, सीता वहां टहलती है, राधा वहां टहलती है, वह वहां टहलता है, कुछ परिवर्तन हुआ वहां में, वहां तो सेम है। अब आप राम लगा लो, सीता लगा लो, राधा लगा लो, यही मेरा कहने का मतलब है, अव्यय कभी नहीं बदलते। राम अभी टहलता है, ये भी अभी भी अव्यय है और वो भी नहीं बदलेगा। इन वाक्यों में धीरे धीरे वहां और अभी राम के टहलने क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। ये क्रिया विशेषण अविकारी विशेषण भी कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता भी बतलाते हैं। अब देखो ये क्या टहलना क्या है? टहलने को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में वॉक कहते हैं। और टहलना क्या होता है? वॉक करना। अब धीरे धीरे करे या तेज तेज करे, ये क्या है? ये विशेषता है। धीरे धीरे टहलो, तेज तेज टहलो, ये क्या है? ये टहलने की विशेषता बता रहा है। इसलिए कौन सा विशेषण हुआ? क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। वह बहुत, अब देखो जो इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की, जैसे धीरे ऑलरेडी विशेषण है, उसके आगे एक और लग गया बहुत धीरे, तो ये क्या हो गया? ये हो गया बहुत क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह दूसरे क्रिया विशेषण की धीरे की विशेषता बतलाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको भी हम क्रिया विशेषण कहते हैं, जो क्रिया की और भी विशेषता बताए। जैसे हम बताया संज्ञा सर्वनाम में, मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे विशेषण लगता है तो अगर वो क्रिया की वो एक और विशेषण होता है, जैसे तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, तो जो बहुत क्या हो जाता है? वो प्रविशेषण हो जाता है। लेकिन अवयव में क्रिया विशेषण क्या हो जाता है? वह दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्रिया विशेषण ही कहते हैं। क्रिया विशेषण के प्रकार प्रयोग के अनुसार साधारण, संयोजक और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। रूप के अनुसार मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। अर्थ के अनुसार परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों हमेशा आप ध्यान रखना कि हिंदी में आप जब भी कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा टॉपिक पढ़ो, टॉपिक का नाम सबसे अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आधी चीजें तो हमें नाम से ही हो जाती। जैसे आप देख लो स्थानीय, स्थानीय में क्या होता है? स्थानीय मतलब स्थान का बोध होगा। संयोजक, संयोजक में क्या है? दो चीजों को जोड़ने वाला। परिमाण, परिमाण क्या है? मात्रा बताता है। तो हमेशा इसके भाव को समझना अत्यंत आवश्यक है। अव्यय के भेद, मैंने अभी आपको आगे बताया अव्यय के भेद, जिसमें क्रिया विशेषण हो चुका है, जिसका विस्तृत वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। संबंध बोधक अव्यय, जो शब्द वाक्य में किसी स्थान, किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के दूसरे शब्द से उसका संबंध बताए, उससे क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। देखो अव्यय तो सेम ही होता है, चाहे संबंध बोधक हो या क्रिया विशेषण या समुच्चय या विस्मयादि बोधक। वो क्या होगा? लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा। अब उसके जो है परिवर्तन, अब जैसे संबंध बोधक में क्या होगा? संबंध बताएगा। जैसे क्रिया विशेषण में क्या बताया? क्रिया की विशेषता बताएगा। अब संबंध बोधक में क्या है? संबंध बताएगा। उसको हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक अवयव। दूसरे शब्द में जो अवयव किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाए बताए, उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। और संबंध बोधक अव्यय में अव्यय संबंध बताना सबसे ज्यादा जरूरी, नहीं तो वो क्रिया विशेषण बन जाएगा। क्रिया विशेषण का क्या करेगा अगर संबंध नहीं बताएगा तो? इसलिए संबंध का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे यदि यह संज्ञा ना हो तो वही क्या हो जाएगा? यदि संज्ञा ना हो तो क्रिया विशेषण बन जाएगा। जैसे दूर, पास, अंदर, बाहर, पीछे, आगे, ऊपर, नीचे इत्यादि। उदाहरण के लिए वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। जैसे तो वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। धन के बिना कोई काम नहीं होता। मकान के पीछे गली है। उपयुक्त प्रथम वाक्य में ऊपर शब्द वृक्ष और पक्षी में पक्षी वृक्ष और पक्षी के संबंध को दर्शाता है। अब समझिए, जैसे वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं, तो अगर ये ऊपर
संबंध बता रहे हैं ना कि अगर जैसे ही आपको कोई बोलेगा वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे, तो आप समझ जाओगे कि उसने क्या बताने का प्रयास किया है कि ऊपर पक्षी बैठे हैं। धन के बिना कोई काम नहीं होता। धन के बिना कोई काम हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये क्या है? ये क्या है? जैसे इन्होंने संज्ञा ना हो तो ये क्या करता है? संज्ञा के बाद आकर तो धन क्या है? धन संज्ञा है। वृक्ष क्या है? वृक्ष संज्ञा है। हर चीज संज्ञा होती है और संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो हर चीज क्या है? वृक्ष, पत्ते, फूल, पेड़, बेड, बिस्तर, अलमारी, एसी, कूलर, फ्रिज, हर चीज संज्ञा है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। नहीं तो आप हम क्या करते हैं, नॉर्मल संज्ञा आ गया तो हम डर गए, हम सोचेंगे ये टॉपिक तो भैया बहुत कठिन है, मुझे नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम संज्ञा को ही क्यों ना पढ़ के खत्म कर दें। अगर संज्ञा को पढ़ लें, सर्वनाम को पढ़ लें, विशेषण को पढ़ लें और उपसर्ग और प्रत्यय को, अगर हम इन 4-5 टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ लें, तो ये सारे टॉपिक तो हमारे लिए समझना बहुत आसान है। जैसे धन के बिना कोई काम नहीं है, तो धन क्या है? संज्ञा है। तो धन के बिना कोई काम नहीं होता, तो धन के बिना कोई काम होता है, ये बताने का प्रयास किया है। संबंध स्थापित किया है कि काम का और धन से, कि धन के बिना काम नहीं हो सकता। मकान के पीछे गली है, आपको कोई बोलते हैं मकान के गली है, तो आप समझ जाओगे कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। मकान के पीछे गली है तो हम तो आसान से समझ जाएंगे, अच्छा इस घर के पीछे गली है, उसमें जाना है। उपयुक्त प्रथम वाक्य में ऊपर शब्द वृक्ष और पक्षी के संबंध को दर्शाता है। इसी विशेषता, यह मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि अगर संबंध बोधक अवयव तभी होंगे जो वाक्य में संबंध का दर्शाना आवश्यक होगा। अगर संबंध नहीं हुआ तो वो संबंध बोधक अवयव होगा ही नहीं, वो क्या बन जाएगा? वो क्रिया विशेषण बन जाएगा। इस प्रकार एक ही शब्द क्रिया विशेषण भी हो सकता है और संबंध बोधक भी हो सकता है। उसमें संबंध बोधक के लिए उसमें संबंध का होना अत्यंत आवश्यक है। संबंध बोधक अवयव के भेद, जैसे प्रयोग के आधार पे, अर्थ के आधार पे और व्युत्पत्ति के आधार पर के अनुसार अवयव संबंध बोधक के भेद हैं ये। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। क्रिया विशेषण, अनेक शब्द क्रिया विशेषण भी है तथा संबंध बोधक भी है। प्रयोग में जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्या हो जाते हैं? क्रिया विशेषण। जब संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आकर उनका वाक्य में शेष शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो क्या हो जाता है? संबंध बोधक हो जाता है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, क्रिया की विशेषता बताने के वाले को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता, किसकी विशेषता? क्रिया वर्ग की विशेषता। अब यहीं पे संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम आपको मैंने अभी इसके पहले भी बताया कि सब चीज संज्ञा है। संज्ञा सर्वनाम से अगर कोई वाक्य में संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो संबंध बोधक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे आप पीछे चलिए, पीछे चलिए, ये क्या है? ये क्रिया विशेषण है। चलिए क्या है? वर्ब है, क्रिया है। पीछे मतलब पीछे, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है ना अभी। तो आप पीछे चलिए क्या बता रहा है? आप उसके पीछे चलिए, तो जो उसके क्या है? ये संज्ञा सर्वनाम है। उसके पीछे चलिए, तो किसके पीछे चलिए? उसके पीछे, तो क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। इसलिए ये क्या है? संबंध बोधक क्रिया विशेषण। इन दोनों में आप अंदर देख के समझ लीजिए कि किस तरह से इन्होंने दोनों में अंतर बताया हुआ है। अव्यय के भेद आगे हमने किया। ये तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। जो अविकारी शब्द दो या दो से अधिक वाक्यों वाक्यांशों को परस्पर मिलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। अब समुच्चय का मतलब समझने की कोशिश करना, कहीं भी ये समुच्चय याद है आ जाए आप समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है। समुच्चय मतलब दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द। ये क्या होते हैं? ये जितने भी वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, वो क्या होते हैं? समुच्चय बोधक। अब ये तो अवयव है। अव्यय का मतलब होता है वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय मतलब वे अव्यय दो वाक्यों को जोड़ते हैं और बदलते नहीं है, वो समुच्चय बोधक अव्यय हो गए। जैसे सरल शब्दों में दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहे जाते हैं। जैसे यद्यपि, जो हम हमारी निजी जिंदगी में रोज यूज करते हैं, ये सब हम यद्यपि, चूंकि, परंतु, और, किंतु आदि। जैसे उदाहरण, आंधी आई और पानी बरसा। और दिख रहा है आपको? ये और क्या है? ये समुच्चय बोधक अवयव है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी आते हैं। अभी सीटेट एग्जाम में एंड आया था कि आप इंग्लिश में बताइए कि जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं वो कौन से शब्द होते हैं? वो एंड, इंग्लिश में एंड लगा था उसका आंसर। तो आंधी आई और पानी बरसा, अगर आंधी आई बोल देंगे पानी बरसा, तो ये वाक्य आपको लग रहा है कि ये सही है? आंधी आई और पानी बरसा, ये सही सेंटेंस है। और काम ये है यहाँ पे जोड़ना दो वाक्यों को। और अवयव समुच्चय पदों को, क्योंकि ये दो पदों को हमेशा जोड़ता है। आंधी आई, पानी बरसा को जोड़ा,
समुच्चय बोधक अवयव पूर्व वाक्य का संबंध उत्तर वाक्य से जोड़ता है, जैसे कि अभी बताया कि पहले वाले वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ देता है। उसी तरह समुच्चय बोधक अवयव दो पदों को भी जोड़ता है, जैसे दो और दो क्या हुए, चार हुए। दो और दो क्या होते हैं, चार है। अगर और ना लगे तो दो दो हो जाएगा, दो दो चार। ये सही है? नहीं है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई है। मोहन ने बहुत परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका। परंतु देखो ऐसी, मोहन ने बहुत परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका। राम और लक्ष्मण दोनों भाई है, तो इसमें भी और आया, इसमें किंतु परंतु कुछ भी आ सकता है। जो चूंकि, किंतु, परंतु, ये सारे संयोजक है, ये कभी भी दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। उपयुक्त पहले वाक्य और शब्दों को जोड़ रहा है और दूसरा वाक्य परंतु दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ये दोनों शब्द समुच्चय बोधक हैं। समुच्चय बोधक के भेद: समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अव्यय का सबसे चौथा और लास्ट भेद, विस्मयादि बोधक अवयव। हमेशा आप ये इस बात का ख्याल रखें कि जहां भी विस्मयादि बोधक आ जाए, वहां आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक, भय, इस तरह के ही शब्द आएंगे। मैंने हमेशा देखा है कि जहां विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग हो, वहां पे ये ही शब्द आते हैं। और एक ये चिन्ह है, जो मैं आप विराम चिन्ह वाला मेरा अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने इस चिन्ह के बारे में बताया। कहीं भी ये विस्मयादि बोधक शब्द आ जाए, वो इस चिन्ह को ही दर्शाता है। और उसमें हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम, उल्लास, हर्ष, क्रोध, इसी तरह के भाव को प्रदर्शित किया जाता है। अरे ओहो, इस तरह हमेशा आप विस्मयादि बोधक को इससे ही कनेक्ट कर लिया करो, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी कि बोलने का भाव क्या है, भाषा का भाव क्या है। जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, आशीर्वाद, क्रोध, उल्लास, भय आदि भावों को प्रकट करे, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन अवयवों से हर्ष, शोक आदि के भाव सूचित हों पर उनका संबंध वाक्य या उसके किसी विशेष पद से ना हो, उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। इन विकारी शब्दों का प्रयोग वाक्य में आरंभ में होता है तथा इन अविकारी शब्दों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता तथा इनका वाक्य की रचना से सीधा संबंध नहीं होता। इन शब्दों के बाद विशेष चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। इस चिन्ह का नाम क्या है? आप मेरे विराम चिन्ह वाले वीडियो में सारे चिन्हों के बारे में भी देख सकते हैं। इस चिन्ह का नाम है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये हमेशा विस्मयादि बोधक वाक्यों के साथ लगता ही लगता है, और इन वाक्यों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है, ये चिन्ह, इससे ही पहचान जाते हैं। अब देखो, विस्मयादि बोधक अवयव, अवयव का पता है आपको, कोई भी प्रकार का अवयव हो जो लिंग, वचन, कारक, कर्म के अनुसार परिवर्तित, कारक काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता। ये क्या होता है? अविकारी होता है। अवयव हमेशा अविकारी होते हैं। जैसे, अब मैं इसका उदाहरण बताती हूँ, जैसे हाय, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब मैं क्या करूं? अरे, चिन्ह, पीछे हो जाओ, गिर जाओगे। इस वाक्य में अरे के बाद चिन्ह लगा हुआ है, शब्द से भय प्रकट हो रहा है। अरे पीछे हट जाओ, गिर जाओगे, बोलते हैं ना हम, एकदम घबराते, अरे 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 पीछे हट जाओ नहीं तो गिर जाओगे, बोलते हैं ना इस तरह से। हाय, अब मैं क्या करूं? जब हम परेशान होते हैं, हाय अब मैं क्या करूं, मेरा कुछ घूम जाता है, तो मतलब हाय मेरा ये घूम गया, अब मैं क्या करूं, ऐसे ही बोलते हैं ना हम। तो ये क्या बताता है? शोक, हर्ष, घृणा, उल्लास, भय, क्रोध, इसी का तो भाव बता रहा। मेरा कोई सामान गुम गया, गिर गया, तो मैं इसी से तो बताऊंगी, इन्हीं भावों से तो प्रकट करूंगी। अब जैसे किसी को बोलना है रुको रुको, तो अरे भाई रुक जाओ, वहां खतरा है, ऐसे ही तो बोलते हैं हम। तो ये क्या है? ये हम तो सीधे तौर पे क्या कर रहे हैं? अपने भावों को अलग अलग तरीके से प्रकट कर रहे हैं। इसमें विस्मयादि बोधक अवयव है ये नहीं बदलते। हे, अरे, ओहो, ये क्या करते हैं? ये हमेशा वैसे की वैसे रहते, चाहे वाक्य कुछ भी हो। अरे, ओहो, हाय, ये सब सेम रहता है। विस्मयादि बोधक अवयव जिनका आपके वाक्य से कोई सीधा संबंध नहीं होता। जैसे देखो, हाय, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं बोलेंगे तो भी समझ जाएगा, लेकिन समय समय की और भाव की बात होती है ना, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। व्याकरण में विस्मयादि बोधक अवयव का कोई विशेष महत्व नहीं है। इसके शब्दों या वाक्यों के निर्माण में कोई विशेष सहायता नहीं मिलती। इसका प्रयोग मनोभावों को तीव्र रूप से प्रकट करने के लिए किया जाता है। अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में पहले हाय जोड़ा जा सकता है। देखिए मित्रों, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे भाव को प्रकट करने के लिए हम जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, जब हम इस तरह से बोलते हैं तो एक भाव में सीधे नॉर्मल तुम क्या कर रहे हो, और तुम क्या कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? एक भाव में गुस्से में बोल रही हूँ,
और एक भाव में नॉर्मली बोल रही हूँ, तो भावों में ही तो हुआ ना, जो अंतर आया वो भावों से आया, उससे ही हम समझ गए कि या तो गुस्से में है, हर्ष में है, सुख में है, प्रेम में है। इस तरह से हम भावों से समझ जाते हैं। इसलिए हिंदी का हमेशा सम्मान करें। हमारी मातृभाषा हमें हमेशा सम्मान की ओर ले जाती है। विस्मयादिबोधक के भेद, इसके कई भेद हैं, देखते हैं। हर्षबोधक, हर्ष से हमेशा पता लग रहा है हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, उल्लास, जैसे वाह वाह, धन्य, शाबाश, जय, खूब आदि। जैसे वाह वाह, कोई बहुत अच्छा काम करता है, धन धन, शाबाश हम बोलते हैं ना। शोक बोधक मतलब दुख का बोध हो रहा है, हाय हाय, त्राही त्राही, उफ उफ। आश्चर्य, ओ ओह, अरे ये कैसे हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, अरे ये कैसे हो गया, ओह अब मैं क्या करूं, बोलते हैं ना। इस तरह से आश्चर्य का बोध होता है। क्रोध, क्रोध, हट, दूर हट, चुप रहो, ये सब क्या है, क्रोध के सूचक हैं। स्वीकार बोधक, हाँ जी, जी हाँ, अच्छा ठीक है, ये क्या करते हैं, स्वीकार, हम स्वीकार रहे हैं, आप ऐसा कर लेना, ठीक है, जी हाँ, है ना। संबंध बोधक, अरे अजी, अजी, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कारक बारे में, कि अरे, अरे भगवान, हे भगवान, अजी सुनते हो, बोला ना, ये संबंध बोधक होता है। भय बोधक, अरे बचाओ, जब हम डर जाते हैं तो कैसे बोलते हैं, अरे अरे अरे, बचा लो बचा लो बचा लो, बोलते हैं ना। तो ये संबंध का बोध बताता है। और विस्मयाबोधि में विस्मयादिबोधक चिन्ह का अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहीं भी, सब जगह जहां पे भी विस्मयादिबोधक लिखा होगा, वहां चिन्ह जरूर होगा। दोस्तों, मैं आपको एक सूचना बताना चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द हिंदी ऑनलाइन क्लास लेके आऊंगी, जो कि मैं ऑनलाइन लाइव प्रेजेंटेशन दूंगी और टेंस बताऊंगी, जिससे कि आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लमों को, समस्याओं का समाधान होगा। और अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं स्मिता महेश्वरी हिंदी समस्याओं को हल करने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। जिसके लिए मेरे वीडियो देखें, इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। और कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। अगला अवयव का वीडियो आपको टॉपिक नंबर 14 जल्द से जल्द आपके सामने प्रस्तुत होगा। धन्यवाद।